Alaikum. I am Hadira Shabir from Eastern Department from GC University Faisalabad, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्किन लॉस के रिज़ल्ट में जो है वो क्या क्या चेंजेस आती हैं, या कोई स्किन बर्न हो जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि किसी भी स्किन का लॉस या बर्न वगैरह हो जाए तो इसमें यह है कि एक तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, मतलब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इन्फेक्शन रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रहता, कैल्शियम और विटामिन डी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। जब हमारा कोई भी मसल जो है वो बर्न होता है तो मायोग्लोबिन जो है वो एक्सक्रीट होता है हमारे मसल से। अगर तो स्वेयर बर्न हो जाए तो देन ये क्या करता है कि मायोग्लोबिन की वजह से क्या होता है कि रीनल शट डाउन हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग सुपरफिशियल और डीप बर्न्स को क्लासीफाई करें तो सबसे पहले यह है कि सुपरफिशियल जितने भी बर्न्स होते हैं वो हमारी अपर लेयर को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, जो कि एपिडर्मिस है। उसके बाद कुछ बर्न्स इन्वॉल्व करते हैं सुपरफिशियल को डीप नर्व को डीप मतलब कैले वेजल्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है वो अगर पेशेंट्स जो है वो सुपरफिशियल बर्न्स के साथ आए तो वो है उसमें जो है वो वीपिंग वाउंड्स या ब्लिस्टर्स वगैरह हो सकते हैं, और ये वीपिंग वाउंड्स हैं ये बहुत पेनफुल होते हैं। जब फिर सुपरफिशियल बर्निंग होती है, क्योंकि जब भी सुपरफिशियल बर्निंग होती है तो नीचे से क्या होता है कि फ्री नर्व एंडिंग्स जो है वो निकल आती हैं, तो अगर तो पंखे की हवा भी लगे तो पेशेंट को जो है वो दर्द होती है। उसके अलावा ये है कि सुपरफिशियल बर्न्स जो हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं, पेशेंट जो है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है उन ब्लिस्टर्स की वजह से। उसके अलावा आ जाते हैं डीप बर्न्स। ये इनमें क्या होती है कि फ्री नर्व्स एंडिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई होती हैं, ये पेनलेस होते हैं। उसके अलावा इसकी मैनेजमेंट भी जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। उसके लिए हम लोग जो है वो रूल ऑफ 9 करते हैं। रूल ऑफ 9 क्या है कि हम लोग जो बर्न का साइज़ है उसको क्विकली एस्टिमेटेड कर सकते हैं बाय द रूल ऑफ 9, ठीक है। आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन और रिसक्सिटेशन के बाद हम लोग जो है वो रूल ऑफ 9 करते हैं। रूल ऑफ 9 में जो है अगर तो फेस और स्कैल्प बर्न्स देखें तो इसका अगर तो फेस या स्कैल्प बर्निंग हो तो हम लोग कहते हैं कि बॉडी का जो है वो 9% एरिया जो है वो बर्न हुआ है। अगर तो चेस्ट का हो, फ्रंट चेस्ट और बैक चेस्ट, इसको भी हम लोग जो है वो 18% कंसीडर करते हैं। अगर तो कोई फ्रंट ऑफ अब्डामन हो या बैक ऑफ अब्डामन तो इसको भी 18% काउंट किया जाता है। अगर दोनों लिम्स इन्वॉल्व हों तो ये भी 18 होगा, लेकिन अगर कोई जेनिटेलिया या प्रीनियम वगैरह हो तो हम लोग उसको 1% जो है वो कंसीडर करते हैं कि बॉडी का 1% पार्ट जो है वो बर्न हुआ है। अगर हम लोग इसके बाद इसकी बर्न कॉम्प्लिकेशंस जैसा कि हम लोग बात करें बॉइलिंग वाटर और कुकिंग ऑयल जो है इसका बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, 360 सेंटीग्रेड इनका टेम्परेचर होता है, बहुत स्वेयर होता है। फ्लेम बर्न जो है बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि जब भी वुड जो है वो बर्न होती है तो उसमें से कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। जब ये कार्बन पार्टिकल्स जो है वो हमारी ब्रीथ में जाते हैं, जब हमारे सांस में जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारे लेरेंस को जो है वो डैमेज कर देते हैं और लेरेंजाइटिस कॉज कर देते हैं। पेशेंट जो है वो डिफ़िकल्टी फील करता है ब्रीथिंग में। उसके बाद क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो 300 कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। रूटीन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये अटैच होती है हीमोग्लोबिन के साथ। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो अटैच होती है गैस के साथ तो सैचुरेशन लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। इस वजह से जो है वो पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। इसीलिए क्योंकि जितने भी हाउस होल्ड फायर अगर हो जाए तो जो हमारी स्मोक है, धुएं में जो है वो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, एक वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। अगर तो पेशेंट का जो है वो फेस बर्न हो जाए तो सबसे पहले उसका एयरवे चेक किया जाता है कि वो क्लियर है या नहीं। अगर तो एयरवे ब्लॉक हो जाए तो फिर मुमकिन है कि पेशेंट की जो है वो डेथ हो सकती है। उसके अलावा इसमें हम लोग इस केस में क्या करते हैं, दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज और एक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ जाती है। उसके बाद इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल बर्न आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक के केस में क्या है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब भी अगर उसको कोई बिजली वगैरह लग जाए तो वो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरा जो है वो दिल घबरा रहा है, उसको हार्ट पल्पिटेशंस हो जाती हैं, ठीक है। दो वोल्टेज करंट जो है वो हार्ट रिदमिया भी जो है वो कर सकता है, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज हो तो पेशेंट की उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसमें कुछ कहते हैं जी मतलब करंट आई है और गुजर गई है, मतलब कि इसमें यह है कि वेजल्स
मसल्स नर्व्स जितने भी है ना वो गुड कंडक्टर हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन बोन्स जो है ये नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बॉडी से गुजरी है तो ये कंप्रोमाइज़ कर देती है हमारी ब्लड सप्लाई को, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि टिश्यूज़ की जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद इसमें जो है वो एसिड और अल्कली आ जाता है। एसिड बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, अल्कली जो है हमारे टिश्यूज़ में एंटर होती है, डीपली पेनिट्रेट कर देती है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉस्ट बाइट आ जाता है। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है कि ग्लेशियर्स पे जो लोग वगैरह रहते हैं, ठीक है, उनके हाथ पाँव जो है फुट जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, किसकी वजह से कि माइनस टेम्परेचर की वजह से उनकी बॉडी में कोगुलेशन हो जाती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, टिश्यूज़ की जो है वो डेथ हो जाती है। अगर हम देखें कि हम लोगों ने पेशेंट को मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, रिसर्चिजेशन करेंगे। प्राइमरी सर्वे में क्या करेंगे कि उसकी एक्सेस करेंगे उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को, ठीक है। अगर तो स्लाइवरा जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है माउथ से, इट्स मीन्स के एमरजेंसी, ठीक है। उसके अलावा इसके हम लोग क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी की जाती है या ट्रैकियोस्टोमी की जाती है, ठीक है। क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी में थायराइड जो है ये क्रिकोथायरॉयड ये मेम्ब्रेन में होती है थायराइड कार्टिलेज के दरमियान और क्रिकॉइड कार्टिलेज के दरमियान। इसके लिए नीडल क्रिकॉइडेक्टोमी भी की जाती है, ठीक है। अगर तो थिएटर अवेलेबल हो तो ट्रैकियोस्टोमी की जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल एयरवे को मैनेज किया जाता है। अगर तो लेरेंजियल एडिमा हो तो देन उसको ट्रीट किया जाता है। देन जब सेटल हो जाए तो फिर ट्रैकियोस्टमी की जाती है। अगर तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए तो 100% आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है। उसके अलावा इसमें यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट की जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन को एंटर किया जाता है। देन जो है हमारे टिश्यू के सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इस तरह ये जितने भी इमरजेंसी मेजर्स इनको किया जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है कि अगर तो स्किन लॉस हो तो हाइपोवोलेमिया हो जाता है, मतलब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किन पेशेंट्स को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, मतलब कि इंडिकेशन ऑफ एडमिशन देखेंगे। अगर तो 50 से 20% कह लें कि ज़्यादा इनसे ज़्यादा बर्न है, ठीक है, 15 to 20% सुपरफिशियल बर्न है अडल्ट्स में, तो उनको जो है वो एडमिट किया जाता है। और अगर 10% सुपरफिशियल बर्न चिल्ड्रंस में है तो उनको जो है वो एडमिट किया जाता है। उसके अलावा अगर फुल थिकनेस बर्न हो, मतलब अगर 5% बर्न फुल थिकनेस बर्न हो तो उन पेशेंट्स को जो है वो एडमिट किया जाता है। उसके अलावा अगर किसी किस्म का इलेक्ट्रिकल बर्न हो जाए उस पर जो है वो ईसीजी ऑब्जर्व की जाती है। उसके अलावा टिश्यूज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अगर तो प्राइमरी एरियाज इन्वॉल्व हों जैसे कि आइज़ हैं, हैंड्स हैं, फुट्स हैं, जेनिटली हैं, तो उन पेशेंट्स को जो है वो फ़ौरन एडमिट किया लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि बर्न विद अगर तो कोमॉर्बिड फैक्टर, मतलब किसी डिजीज़ के साथ अगर कोई जैसे कि डायबिटीज़ में हमसे हो जाते हैं, हाइपरटेंशन अगर किसी या हार्ट डिजीज़, इनके अंदर क्या होता है कि माइनर बर्न भी जो है वो मेजर बर्न होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर मैनेजमेंट की बात करें वही कि ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, रिसक्सिगेशन करेंगे, ठीक है। उसके लिए गुड पेन किलर्स देंगे, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स देंगे स्लीप इंडक्शन के लिए, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो अगर कोई पेशेंट आ जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ और मतलब ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे जो है वो छोटे बच्चा या किसी दूध में गिर गया या पानी में गिर गया, ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके बाद इसमें ये होता है कि उनके बेबीज़ के जो मतलब वो मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको तो मतलब कंट्रोल करना या उनको समझ बूझ नहीं होती। इवन के उनके ऐसे वर्ड्स होते हैं कि पंखे की हवा से भी जो है उनको जो है उनके जख्म जो है वो उनको ज़्यादा स्वेयर उनको मतलब कह लें कि पेन होती है। उसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर तो स्किन लॉस हो जाए तो एक तो ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो वाउंड्स में चले जाते हैं, तो फिर वो बैक्टीरियल या इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। स्किन कवरिंग के लिए जो है वो आर्टिफिशियल क्रीम्स वगैरह दी जाती हैं जैसा कि सिल्वर सल्फर डायाजीन है, ठीक है। अगर तो बेबीज़ का कोई बर्न हो जाए तो सबसे पहले ड्रेसिंग की जाती है। अब हम बात करेंगे कि हमने पेशेंट को फ्लूइड कैसे देना है। इसके लिए हम लोग जो है वो पार्कलैंड फार्मूला अप्लाई करते हैं बर्न्स के लिए, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ बर्न मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 30% बर्न हुआ है तो वेट जो पेशेंट का 60 है। अगर हम लोग इसको जो कैलकुलेट करें तो इसका फ्लूइड जो आ जाता है वो आ जाता है 7.2 लीटर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस फ्लूइड को जो है वो 24 घंटे में जो है वो मैनेज करना होता है। फिर हम लोग इसको मैनेज कैसे करेंगे, पहले 8 घंटों में करेंगे, फिर अगले 8 घंटे में, और उससे नेक्स्ट 8 घंटे में। सबसे पहले 8 घंटे में जो है वो 3.6 लीटर देंगे, ठीक है, अगले में 3.6 देंगे, और बाद में जो है वो 1.88 करके देंगे। तो ये हमारा जो है वो 7.2 लीटर जो है फ्लूइड मैनेज हो जाता है इन 24 आवर्स। उसके बाद एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, कुछ क्रीम्स क्रीम को अप्लाई कर वॉश करके अप्लाई वगैरह किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो कर्लिंग अल्सर के जो है वो चांसेस हो सकते हैं।
پیشنٹ جو ہے اس ٹیسٹ پہ جا سکتا ہے. اس میں پروسٹاگلینڈن ریلیز ہو جاتے ہیں, اس کے لیے H2 بلاکرز دیے جاتے ہیں جو پریونٹ کرتے ہیں ہماری السر کی پروڈکشن کو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیئر کی جاتی ہے پرائمری ایریا کی. کمپارٹمنٹ سنڈروم کے چانسز ہو سکتے ہیں جب ٹیشو برن یا ہارڈ ہو جاتے ہیں تو تھنگس جو ہیں وہ ایکسپینڈ نہیں ہوتی. لمبس کمپارٹمنٹ پہ سنڈروم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی ریشمی کپڑا اگر چپک جاتا ہے جسم سے یا کوئی بھی جیکٹ وغیرہ تو کیا ہوتا ہے کمپارٹمنٹ سنڈروم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پیشنٹ سے وہ ٹھیک طرح سے سوانس نہیں لے پاتا, ٹھیک ہے. اس میں کیا جاتا ہے کہ کمپارٹمنٹ کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے تاکہ جو ہے وہ لمب کو بچا سکیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے مطلب بتایا کہ اپر ریسپیریٹری اگر ہو جائے تو اس کے لیے ٹریکیوسٹمی کی جاتی ہے. اگر تو کمپارٹمنٹ سنڈروم ہو جائے تو پھر سرکار تھائرائیڈیکٹومی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. دین کیا ہے کہ مین تھنگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یورین آؤٹ پٹ کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہوتا ہے. یورین آؤٹ پٹ جو پیشنٹ کا وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ جب ٹیشو برن ہوتا ہے مائگلوبن ریلیز ہوتا ہے, یہ ہماری کڈنی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, تو دین ہم لوگوں کو جو ہے وہ ڈبل یورین آؤٹ پٹ جو ہے وہ مینٹین کرنا پڑتا ہے. روٹین میں آئی سی یو میں جو ہے وہ 0.5 kg ملی میٹر پر آور ہے, لیکن اگر برن ہو جائے تو اس میں مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ 1 ملی لیٹر ہو, تاکہ جتنا یورین زیادہ پروڈیوس ہوگا اور مائگلوبن جو ہے جو جہاں کے اکٹھا ہوا ہے وہ کیا ہو جائے گا, سارا نکل جائے گا. اگر ہم لوگ جو ہے وہ یورین زیادہ مطلب اس کی زیادہ رکھیں. اس کے علاوہ یورین آؤٹ پٹ اگر زیادہ ہو تو سپرفیشل برنس میں جو ہے وہ ویسے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں, مطلب دے ہیل دیم سیلس, لیکن ہماری اسکن کی جو ڈرمس لیئر ہے اس میں سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں, یہ ریجنریٹ ہو کے ہماری اوپر والی ایپیتھیلیم کو جو ہے وہ ریجنریٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر تو سپرفیشل گراف ہو تو ہم لوگ سپرفیشل گراف میں جو ہے وہ ایپیڈرمس کو لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 15 days میں جو ہے یہ کور ہو جاتا ہے. لیکن اگر تو ڈیپ برنس ہوں تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک تو فل تھکنیس گراف اپلائی کیا جاتا ہے یا پارشل تھکنیس گراف کیا جاتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا برن کس طرح ہے, کہ اس کو فل تھکنیس گراف اپلائی کرنا ہے یا پارشل تھکنیس جو ہے وہ اپلائی کیا جائے. اوکے سر, تھینک یو.